अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा धमाकों से लरज उठे। दहशतगर्द हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मौलवी फजलुल्लाह जिंदा है या मुर्दा? क्या मुल्ला ब्रदर अब भी कैद है? तालिबान रहनुमाओं के हवाले से मुतजाद खबरें, सच्चाई क्या है? कराची में बनने वाली मकनातीसी स्याही कहां गई? असल मामला क्या है? मलाला पर आलमी अवार्ड्स की बारिश, हुकूमत पाकिस्तान खामोश। क्या तालिबान की मुखालफत आड़े आ रही है? पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची आज धमाकों से लरज उठे। पहला धमाका लाहौर में हुआ, पुरानी अनारकली में। यह गुज़श्ता 3 माह में दूसरा धमाका था लाहौर में। पहला धमाका भी जुलाई के महीने में इसी इलाके में हुआ था। तो और फिर दूसरा धमाका पेशावर में रिंग रोड पर उस वक्त हुआ जिस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस करने के लिए शहर में मौजूद थे। तीसरा धमाका कोयटा में हुआ और चौथा धमाका कराची में। लेकिन यह बताया जा रहा है कि शायद ये बारूदी मवाद ट्रांसफर किया जा रहा था जो अपनी मंजिल पर जाने से पहले फट गया, जिसकी वजह से हालातें कम हुई। लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची में भी मौजूद थे। वहां पर भी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक मीटिंग में शरीक थे और चीफ सेक्रेटरी उनको ब्रीफिंग दे रहे थे। तालिबान ये कह चुके हैं कि अवामी मकामात पर जो धमाके हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं, ये धमाके खुफिया इदारे करा रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया था कि तालिबान कहते हैं कि पेशावर के गिरजाघर पर उन्होंने हमला नहीं किया, वो इससे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। कौन हैं ये लोग जो धमाका कर रहे हैं और आज चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धमाके से क्या पैगाम देना चाह रहे थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को? इस हवाले से बात करेंगे जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब रिजवी साहब। जी वालेकुम सलाम। रिजवी साहब, 4 धमाके, चारों सूबाई दारुल हुकूमत, कोई भी इनमें खुदकश नहीं था और बारूदी मवाद, ये क्या, कौन लोग हो सकते हैं इन धमाकों में? देखिए, इन धमाकों का जो पैटर्न है वो कोई नया पैटर्न नहीं है। माजी में भी इसी अंदाज में धमाके हुए हैं। तो इससे मैसेज तो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तानी स्टेट के लिए ये मैसेज है कि जो मिलिटेंट एलिमेंट हैं और उसमें बहुत से ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, वो पाकिस्तान हुकूमत को, पाकिस्तानी रियासत को ये बता रहे हैं कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जब चाहें जहां चाहें पाकिस्तानी रियासत को चैलेंज कर सकते हैं। और पाकिस्तानी रियासत के लिए बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी यानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिए तैयार है, या हमारी लीडरशिप गू-मगू की सूरत हाल में ये फैसला नहीं कर पाती कि पॉलिसी क्या एडॉप्ट करनी है। हस्करी साहब, तालिबान तो ये कहते हैं कि पब्लिक मकामात पर जो धमाके हैं उनमें उनका कोई हाथ नहीं है, और ये जो आज धमाके हैं ये सारे पब्लिक प्लेसेस पर हुए हैं। तो फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर कोई ऐसी ताकत तो नहीं जो ये सारी एक मज़ाकरात की फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रही हो? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो सबसे बड़ी जो फैमिली है मिलिटेंट ग्रुप्स की, वो तालिबान की है, जिसमें बहुत से ग्रुप्स हैं। उस अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं। कुछ उनके पंजाब बेस्ड अफिलिएटेड ग्रुप हैं। अगर तालिबान की इस फैमिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो तालिबान लीडरशिप को इन धमाकों की मजम्मत करनी चाहिए। और लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये डिसेप्शन की पॉलिसी है जो तालिबान इख्तियार कर रहे हैं, इसकी मजम्मत करें और ये कहें कि उनकी पॉलिसी नहीं है, तब तो हम ये बात मान लेंगे। सिर्फ ये कहना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हो सकता है कि एक तंजीम का उससे ताल्लुक ना हो, दूसरी तंजीमों का ताल्लुक है, और इनको पता होता है कौन सा ग्रुप ये काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेकर एक कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं ताकि हमारी लीडरशिप भी कंफ्यूज्ड रहे कि बाहर से कोई करवा रहा है। आज तक इनके पास कोई बाहर से बंदा पकड़ा नहीं गया। बाहर से जो तालिबान को या मिलिटेंट को मदद मिल सकती है वो सिर्फ फंडिंग की है, और जो ये धमाके करते हैं, ये बम फेंकते हैं या लगाते हैं, ये आपके अपने शहरी हैं, मुनज़्ज़िम तंजीमों का हिस्सा होते हैं, आसमान से नहीं आते। अच्छा अस्करी साहब, आपकी क्योंकि इन मामलात पर गहरी नज़र है, ये 4 मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए हैं, एक ही दिन हुए हैं। इस वक्त हमारा जो मैकेनिज्म है लॉ इन्फोर्समेंट का या ऐसे जराइम की तहकीक और तफ्तीश करने का,
क्या ऐसी कोऑर्डिनेशन मौजूद है हमारे यहाँ? कोई सेंट्रल लेवल पर ऐसी कोई बॉडी मौजूद है जो एक दूसरे के साथ इन वाकयात की इंफॉर्मेशन को शेयर करे और मुल्जमान तक, मुजरमान तक पहुंचने में आसानी हो सके? देखिए, इसकी इंफॉर्मेशन की कोऑर्डिनेशन तो हमें सिर्फ मीडिया से ही मिलती है। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो उनके पास तो कोई ऐसा निज़ाम हमें नजर नहीं आता। कागज पे एक तरह एक अदारा नेक्टा के नाम से बनाया है, लेकिन वो काम जो है वो नहीं करता। ये मुनज़्ज़म, ये तंजीम जो है ये मिलिटेंसी के पास है, और यही एतमाद है जिसकी वजह से मिलिटेंट जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं, और इसी एतमाद की वजह से वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट पे दबाव रखा जा सकता है। अच्छा अस्करी साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा, जो बड़ी मुतज़ाद सी इत्तलात आ रही हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हों, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से कोई वाज़े तौर पर कोई बयान नहीं दे रही कि मुज़ाकरात किन मराहिल में हैं। देखिए, हुकूमत का मसला ये है कि वो अपनी सियासी मसलहतों के अंदर रहते हुए ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इस सिलसिले में कोई बामाने मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। तालिबान लीडरशिप ने इसको डिनाई किया है। वो अलग बात है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इशारे करती है कि गुफ्तगू हो रही है, कभी हमारे फेडरल हुकूमत वाले भी जो है बातें करते हैं, जिम्मेदार मिनिस्टरों की इस पे बयानात हैं, लेकिन जब तक हमारे सामने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आता, खुसूसन दूसरी साइड से हमें ये इत्तला नहीं मिलती कि गुफ्तगू हो रही है, ये बात मानी नहीं जा सकती। क्योंकि तालिबान या जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं दूसरे, उनके बिहेवियर में कोई हमें फर्क नहीं नजर आता। तो इसलिए जब तक कोई रियलिटीज चेंज नहीं होती, सिर्फ ख्वाहिशात की बुनियाद पे सिक्योरिटी के मामलात को चलाना एक गैर हकीकत पसंदाना अप्रोच है। हस्करी साहब, पाकिस्तान में उलमा ने बहुत अपील की थी, तालिबान से कहा था अल्लाह रसूल के नाम पर आप ये हमले बंद कर दें, तो गोया आज के जो धमाके हैं उसके बाद ये पैगाम तो फिर बहुत क्लियर है कि वो उलमा तालिबान पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अब वो दौर जो उलमा का था इन्फ्लुएंस का, एक स्टेज पे जो उलमा कराम का जो मजहबी सोच है या डिनोमिनेशन जो तालिबान के साथ कॉमन है, उनका किसी स्टेज पे इन्फ्लुएंस था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मिलिटेंट मूवमेंट अब इस स्टेज पे हैं कि वो एक स्टेट के तौर पे काम कर रही हैं, लिहाजा जरूरी नहीं कि वो इनकी बात पे जो है अमल करें। दूसरे ये है कि हमारे उलमा कराम भी तकसीम हैं। कुछ उलमा कराम तो ये जरूर कहेंगे दहशतगर्दी बुरी बात है, लेकिन तालिबान की तनकीद या किसी मिलिटेंट ग्रुप की तनकीद नहीं करेंगे। कुछ उलमा कराम है जो तालिबान की बराह रास्त तनकीद करते हैं, और ये डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस हैं जिसकी बुनियाद पे वो इस किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन अस्करी रिजवी साहब, जो कह रहे थे कि सिर्फ तालिबान की जानिब से ये कह देना कि पब्लिक मकामात पर जो हमले हो रहे हैं उनमें वो मुलव्वस नहीं है, काफ़ी नहीं है। यह भी बहुत ज़रूरी है कि वो फिर इन हमलों की मजम्मत भी करें, बड़ी खुलकर ये वजाहत करें कि ये हमले गैर इस्लामी हैं, नामुनासिब हैं। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और अहम मामला उस पर डिस्कस करेंगे। बैरूनी मीडिया फिर ये खबरें दे रहा है कि मौलाना फजलुल्लाह एक झड़प में मारे गए हैं, और इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि मुल्ला गनी ब्रादर जिनको रिहा किया गया था, अभी भी वो पेशावर में हाउस अरेस्ट हैं। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने हमेशा जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल है उसको सपोर्ट किया है, उसकी हमायत की है, और ये भी देखा पूरी दुनिया ने कि गुज़श्ता चंद माह में उस मुज़ाकरात के प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए दर्जनों की तादाद में तालिबान रहनुमा को रिहा किया गया। इनमें से एक अहम नाम मुल्ला गनी बिरादर का था, लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी भी वो पेशावर में हाउस अरेस्ट हैं, अलील हैं, गोया उनको रिहा करने की खबरें दुरुस्त नहीं थी। इसके अलावा एक और खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जिसमें यह बताया गया कि मुल्ला फजलुल्लाह, पहले ये खबर आई कि उनको हलाक कर दिया गया है, आज सुबह एक गैर मुल्की नशियाती इदारे ने यह खबर दी, लेकिन फिर तालिबान के सोर्सेज ने उसकी तरदीद की और कहा कि वो बाखैरियत हैं। इससे कबल भी 2010 में मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले से ये खबर आई थी कि वो उनको अफगान पुलिस ने एक झड़प में हलाक कर दिया, लेकिन बाद में वो खबर भी गलत साबित हुई। सवात में ऑपरेशन और सवात में जो तालिबान हैं उनकी जो सारी हिकमत अमली है, उस हवाले से मुल्ला फजलुल्लाह एक
नहायत अहम तालिबान रहनुमा हैं और जो रिपोर्ट्स हैं इस वक्त वो सूबा नूरिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। ये सारा मामला क्या है, चलते हैं पेशावर में अपने ब्यूरो चीफ जनाब सफ़ीउल्लाह गुल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीउल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीउल्लाह, पहले तो ये बयान कीजिएगा कि जो मुल्ला ब्रादर के बारे में इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, किस हद तक ये खबरें सच हैं? देखें समी, ये मुल्ला ब्रादर की रिहाई के बारे में तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया था और जो हमारे पास भी इतलात मौसूल हुई थी वो गुज़िश्ता महीने ही रिहाई के बाद उनको भेजना था कराची ही के लिए, लेकिन वो ये इतलात हमें फिर मौसूल हुई कि उन्हें देखा गया मीरान शाह के इलाके में, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, मीरान शाह में, बिरमल में भी देखा गया और मुख्तलिफ़ मकामात पर उनको तालिबान रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के इतलात भी हमें मिली और जिसे रिपोर्ट भी किया गया। इसी तरह फिर उसके बाद ये हुआ था कि 4-5 दिन वो रहने के बाद वो अपने आबाई इलाके चले गए थे, वहाँ चंद दिन उन्होंने आराम किया और उसके बाद आए। जहाँ तक उनके अलील होने की बात है, वो जाहिर सी बात है, एक इतना अरसा यानी वो दूर रहे और फिर अब जो कहे हैं तो वो रिगरस जो उनकी मीटिंग्स रहीं उसकी वजह से वो अब कुछ दिनों के लिए कह रहे हैं कि वो अपने आबाई इलाके में ही हैं और वो आराम कर रहे हैं। ताम ये जो बात है वो कतन यानी तालिबान ज़ाहिर ज़राए से और उनसे जो बात हुई है कि जब एक बंदा यानी वहाँ पर मौजूद था, मुलाकातें करता रहा शूरा के, उसमें भी, तो ये कुछ समझ में नहीं आती कि ये किस तरह इंटरनेशनल मीडिया में यानी ये बात आई है। अच्छा, दूसरा अहम मामला जो मुल्ला फजलुल्लाह का है, खबरें आ रही थी सुबह, ये खबर आई कि वो एक हलाकत हो गई उनकी, लेकिन फिर बाद में तालिबान ने इस बात की तरदीद की। इससे पहले भी ये खबरें इस तरह की आती रही हैं जो गलत साबित हुई। आप बयान कीजिएगा, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? देखिए समी साहब, 2 दिन कबल ये इतला ज़रूर आई थी कि कुन्नड़ के सूबे में एक गाड़ी का भी इतला आई थी कि जो बारूदी मवाद हिट हुआ और जिसकी वजह से जिसमें 4 अफराद जो थे वो जाँ बाग हो गए थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक जो है वो स्वात के से बताया जाता है। उसको लोगों ने फ़ौरन ही मुल्ला मौलाना फजलुल्लाह के साथ मंसूब कर दिया था। ताहम ये इतलात हमें ज़रूर मौसूल हुई इंटेलिजेंस ज़राए से भी, अफ़गान ज़राए से भी और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके ज़राए से ये इतलात हमें ज़रूर मौसूल हुई कि वो ज़ख्मी हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद हालत में नहीं है। आज जो एकदम इतला एक इंटरनेशनल इदारे की तरफ से जो इतला आई, वो फिर काउंटर चेक करने के लिए भी तालिबान से भी, तालिबान ज़राए से भी रब्ता किया, तो जो उनके तर्जुमान हैं उन्होंने उसकी तरदीद की कि ना तो वो ज़ख्मी हैं और ना कोई ऐसी बात है। ताहम अब तक जो इतलात हमें, जो मुसद्दिक़ा इतलात हैं वो यही हैं कि वो ज़ख्मी हुए थे लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि ये कहा जाए कि वो हलाक हो गई या जाबाक हो गई। अच्छा, एक और अहम डेवलपमेंट है, उस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि KPK की हुकूमत ने भी कहा है और ये तासुर भी है कि कुछ उलमा इस वक्त मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं, तालिबान को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीमुल्लाह महसूद का ये जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल शरीयत के नफाज के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते और अफ़गानिस्तान में भले हालात कैसे भी हों वो अपना मिशन जारी रखेंगे। ये बयान कीजिएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में लॉबीज़ मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रही हैं, इस बयान के बाद क्या उनकी जो कोशिशें हैं उनको कोई धचका लगेगा? देखिए सनी साहब, जो बयान भी सामने आया है उसमें तो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की एक शक्ल का उन्होंने इशारा उसकी तरफ किया है। ताहम जो बैकग्राउंड डिप्लोमेसी जो चल रही है या मुलाकातों का ये एक सिलसिला तो चलता रहता है। मुज़ाकरात की बात भी, अगर कोई ऑफ़र भी, यानी जिस तरह हुकूमत की तरफ से और तालिबान की तरफ से ये बात आई थी मुज़ाकराती अमल के बारे में भी, तो वो भी बिला किसी वजह के वो नहीं आती। कुछ चीज़ें तो चल रही हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें भी ऐसी हैं, बहुत से उलमा के बारे में भी क्या। और अगर हम देखें तो इवन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इलेक्शन से पहले ही उन्होंने यानी कहा था कि मैं अपनी खिदमत पेश करने को तैयार हूँ। कुछ इस तरह की इतलात भी आई हैं कि उनकी तरफ से भी कुछ डेलीगेशंस गए हैं। इसी तरह उलमा के बारे में भी कुछ कहा गया कि वो यहाँ के मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ वहाँ पर मकामी जो ऑफिशल्स हैं उनकी भी यानी मुलाकातें हुई हैं और कुछ डिमांड लिस्ट जो है वो एक्सचेंज हुई हैं, लेकिन वो बाकायदा तौर पर अभी कोई शक्ल यानी इख्तियार नहीं की। इसी वजह से वो बयानात इस तरह भी आए हैं और आज देखा कि हकीमुल्लाह की तरफ से भी यानी ये बयान आया कि मुज़ाकरात कोई बाज़ाब्ता तौर पर, तो बाज़ाब्ता तौर पर तो उसी वक्त यानी वो कहेंगे कि जब गवर्नमेंट लेवल और इनके बिल्कुल आमने सामने कोई सामने आए, तो अब तक वो तो ठीक है, उस हद तक तो ये बात कही जा सकती है, लेकिन ज़रूर पीछे चल रहा भी है और आपस में यानी
वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज भी की जा रही हैं। अच्छा, ये ड्रोन के हमलों से हकीमुल्लाह महसूद का भी बयान था कि ये हमले रुकने चाहिए, एक इसको शर्त बना के पेश किया गया था। आप बताइए, आपकी बात भी हो रही होगी मुख्तलिफ सोर्सेज से, ये जो वो बयान है वो एक बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या वाकईतन जब तक ड्रोन हमले नहीं रुकते वो मुज़ाकरात की टेबल पर तालिबान नहीं आएंगे? जी, ड्रोन हमले हमेशा से एक कंडीशन रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इस पर जाहिर है कि वक्तन फ़वक्तन उस पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट का इजहार भी किया, और यही चीज़ जो है वो तालिबान की भी है कि चूँकि ऑन ग्राउंड वो उस तरह खुला जो है वो फिर उस आज़ादी के साथ वो फिर नहीं सकते। इसीलिए उनकी डिमांड भी यही है कि इन ड्रोन अटैक्स में इनको पहले बंद करें। तो हम यानी उसको एक कंडीशन उन्होंने इसीलिए लागू की कि ताकि ये केस जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही बन जाए, अफगानिस्तान साइड पर भी और पाकिस्तान साइड पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सफ़ीउल्लाह गुल साहब, जो ये कह रहे थे कि ये कहना कतई तौर पर गलत है कि मुल्ला बिरादर जो हैं वो हाउस अरेस्ट हैं या गिरफ्तार हैं। उनको देखा गया और उन्होंने जो तालिबान शूरा है उनके इजलास में भी उन्होंने शिरकत की और मुकम्मल तौर पर जो एक मज़ाकराती अमल है उसमें उन्होंने शिरकत का इजहार किया। मुल्ला फजलुल्लाह के हवाले से वो बता रहे थे कि ये इतलात अभी गलत हैं कि उनकी हलाकत हो गई है। तालिबान इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं। बड़ी अहम बात कही उन्होंने कि इस वक्त जो मज़ाकरात की सूरत है वो कोई अभी बाकायदा शक्ल उसने इख्तियार नहीं की, अभी बिहाइंड द सीन रैंगलिंग हो रही है, लेकिन बहरहाल मज़ाकरात के लिए लगता है कि तालिबान भी संजीदा हैं। ड्रोन हमलों का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर यकीनन तालिबान का एक अपना मौक़िफ़ है, क्योंकि उससे उनकी जो नक्लो हरकत है उस पर बड़ी कदगन लगती है। इसलिए उनका पूरा जोर है इस बात पर कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले रुकवाए जाएँ। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक अहम मसले की, कराची के हवाले से जो वोटों की तस्दीक के लिए स्याही का मामला है। चेयरमैन PCSIR से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्याही थी मकनातीसी, ये कहाँ गई और कौन इसको उठा के ले गया। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। कराची के 2 हलकों में वोटों की तस्दीक के हवाले से स्याही का जो इस्तेमाल हुआ उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है पाकिस्तान में। अब नादरा का ये कहना है कि वो इसलिए फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए तस्दीक नहीं कर सकते वोटर्स की क्योंकि जो रोशनाई इस्तेमाल की गई वो शायद उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो स्याही PCSIR ने दी थी और उनको ये बता दिया गया था कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। PCSIR की जानिब से ये वजाहत आ चुकी है कि उन्होंने बिल्कुल उसी तरह जो उन्हें कहा गया था उसी स्पेसिफिकेशन की स्याही बनाकर उन्होंने भेज दी थी। और अब ये इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा कि वो स्याही कहाँ डिलीवर हुई, कैसे डिलीवर हुई। आज इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जनाब शौकत परवेज साहब जो PCSIR के चेयरमैन हैं उनसे बात करेंगे। शौकत साहब, ये बयान कीजिएगा कि जो स्याही थी, ये कहना है नादरा का कि वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी और आपने ये वजाहत भी की है। ये बयान कीजिए कि ये तरसील जो है पोलिंग स्टेशंस पर, ये आपके ज़िम्मे थी या आपने ये सारी स्याही इलेक्शन कमीशन को बना के दी थी? नहीं, ये तरसील का काम हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ उनको स्याही बना के दी थी। ये मैग्नेटाइज पैड बना के दिए थे। और आप ये जो उनकी स्पेसिफिकेशन थी ये बिल्कुल उसके मुताबिक थी? जी 100% ये उनकी स्पेसिफिकेशन मुताबिक थी। शौकत साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है जनाब अफजल खान साहब ने जो साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम जनाब अफजल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अफजल साहब, ये अभी हम PCSIR के जो चेयरमैन हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। उनका ये कहना है कि जो स्याही थी वो जो स्पेसिफिकेशंस थी उसके मुताबिक बना के इलेक्शन कमीशन को दे दी गई थी और अब ये तरसील इलेक्शन कमीशन का काम था। कुछ बयान फरमाइएगा कि ये प्रोसेस कैसे ये सारा कंप्लीट होना था? बिल्कुल ये सही फरमाते हैं कि एक तो PCSIR वाहिद इदारा है जिसकी ये प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, ये जो मैग्नेटाइज्ड इंक बनाने का, और ये बेसिकली इंक नहीं, ये स्टैम्प पेड्स थे जिस पे अंगूठे का निशान लेना था। तो इन्होंने हमें ये स्टैम्प पेड तकरीबन मेरे ख्याल में 9 करोड़ रुपए हमने इनको शायद पेमेंट की, और इसमें हर स्टैम्प पेड जो है ना हमें 199 रुपए के हिसाब से इन्होंने सप्लाई किया। और बाकी चीज़ों की तरह जितने भी बैग्स बनते हैं, बल्क ब्रेकिंग होती है, उसमें तमाम स्टेशनरी आइटम्स के साथ ये भी तमाम पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर को दी गई है।
तो ये फिर जो अभी जो नादरा ने तहकीक की है उसमें तो ये सामने आया कि वहां पर तो स्याही इस्तेमाल ही नहीं हुई कराची के 2 हलकों में, तो फिर इसका जो जिम्मेदार है वो वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो होंगे। लाजिमन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे पाकिस्तान में हमने जब इनसे 9 करोड़ रुपए के स्टैंप पैड बनवाए और हमने हर जगह भेजे, तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें 2 या 3 या 4 मशकूक जगहों पे ये चीज नहीं गई। अगर ये चीज नहीं गई तो इसका भी पता चल सकता है, और या अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं की, इसलिए सत्य आपके पास एक ताला है, खा वो चाइनीज है या अमेरिकन है, लेकिन आपने उसको बंद ही नहीं किया, आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, वो जो है प्रिजाइडिंग अफसर उसका जिम्मेदार है, और वो जो रिटर्निंग अफसर जहां से ये सामान इनको मिला है वो सब तमाम इनके, और ये इसको मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसने कहां पे कोताही की। अफजल साहब, ये तो अभी कराची के 2 हलके हैं, उनकी तहकीक हुई है। अगर पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, दूसरे हलकों में अगर इस तरह की तहकीक की जाए तो उसमें मजीद इरेगुलरिटीज़ भी निकल सकती हैं क्या? कोई जिस वक्त किट दी जाती है रिटर्निंग ऑफिसर को या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, तो कोई इस तरह का भी बंदोबस्त किया जाता है कि जो किट में सामान है वही इस्तेमाल हो, उसकी कोई श्योरिटी इलेक्शन कमीशन लेने का उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है? मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने बहुत दफा इलेक्शन करवाए, और इसकी जो ये किट्स बनती हैं जो प्रिजाइडिंग अफसर को बनती है, ये एक बल्क ब्रेकिंग होती है कि जितना भी हम सामान चाहिए होता है वो तमाम सामान जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा हर पोलिंग स्टेशन पे भेजा जाता है, और इसमें कभी ऐसी गलती कोताही में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर KPK था, कभी कोई इस तरह की हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई, और अभी भी मैं इस कंप्लेंट को मेरा दिल कबूल नहीं करता कि ये चीज उनके पास गई नहीं है। अगर उसने इस्तेमाल नहीं किया तो वो जो जैसे कहते हैं कि कुत्ती चोरा नाल मिल गई है, उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इज्जत भी दी, इख्तियार भी दिया, एक दिन के बजाय 3 दिन के मैजिस्ट्रियल पावर दिए और ट्रेनिंग भी दी। उसके बावजूद अगर कोई बंदा इस चीज में फेल होता है तो जाहिर है 7 लाख लोग इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और उसमें अगर जो अच्छे लोग हैं उनको शाबाश, और जो इस तरह के गलत लोग हैं उनको सजा नहीं मिलती, तो सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। अच्छा अफजल साहब, एक मैं क्योंकि वक्त कम है, मैं आपका एक कमेंट इस बात पर चाहूंगा कि बहुत सारी मॉनिटरिंग की भी टीमें थी, उसमें मुल्की भी थे, गैर मुल्की लोग भी थे, तो ये जो स्याही का मामला है ये किसी मॉनिटरिंग टीम के नोटिस में नहीं आया? मेरा दिल अभी भी ये नहीं मानता कि ये कोई इशू है कि वहाँ स्याही नहीं, बेसिकली कि वो स्टैम्पेड वहाँ नहीं गए, लाजिमन स्टैम्पेड गए। अब ये मालूम करना कि स्टैम्पेड इस्तेमाल क्यों नहीं हुए, तो वो तो प्रिजाइडिंग अफसर को बुला के एक लम्हे में पता चल सकता है कि उसने क्यों नहीं, और अगर उसके पास नहीं था तो क्या उसने कंप्लेंट की। वो तो बहुत जबरदस्त सिस्टम हमारा होता है, बल्कि कराची में तो बहुत जगह पे 10-11 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई, इसलिए कि वो हमने रिपोर्ट हमें थी कि वो जो उनका पोलिंग का अमला है और सामान उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शौकत परवेज साहब। अफजल खान साहब का ये कहना था कि इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि किसी जगह पर मकनातीसी स्याही ना पहुंची हो। तहकीक इस बात की करने की ज़रूरत है कि वो स्याही इस्तेमाल क्यों नहीं हुई, और फिर उनका यह भी कहना था कि एक मखसूस इलाके में ख़ास तौर पर यह स्याही क्यों इस्तेमाल नहीं की गई। नाजरीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मलाला यूसुफजई के इशू पर। चंद घंटे रह गए हैं फैसले में कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलता है या नहीं। बात करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। चंद घंटे बाकी रह गए हैं इस बात के फैसले में कि क्या मलाला यूसुफजई अमन के नोबेल प्राइज़ की हकदार हैं या नहीं। चंद घंटों में ये फैसला होने वाला है, लेकिन आज उन्होंने एक और बड़ा यूरोपियन अवार्ड जिसे सखारफ अवार्ड कहते हैं वो भी उनको नवाजा गया। मलाला यूसुफजई को तालिबान ने गोली मारी थी सवात में, और शायद गोली मारने वाले के ज़हन में ये था कि वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो सोच थी मलाला यूसुफजई की वो भी ज़िंदा रही और खुदा ताला ने उन्हें ज़िंदगी भी बख्शी। अब इस वक्त वो बाहर हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा एक तासुर मिल रहा है कि जिस तरह उनके पूरी दुनिया ने उनकी पजीराई की है, गालिबन
पाकिस्तान में हम लोग डिवाइडेड हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको वो इज़्ज़त, वो मकाम हमारी हुकूमत ने, हमारे लोगों ने नहीं दिया जो दूसरी कौमों ने दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जनाब रसूल बख्श रईस हमारे साथ हैं। रसूल बख्श रईस साहब, पहले तो ये बयान कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, चंद घंटे रह गए हैं, क्या मलाले को नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा? देखिए जी, दुआ और ख्वाहिश तो हमारी यही है कि मिलेगा और मिलना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा सवाल उठेगा वो ये है कि क्या एक बच्ची को जिसकी उम्र 14 साल है उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाए, क्योंकि अभी उसका जो तारीख़ में और मज़ीद मकाम पैदा करना है उसके लिए काफ़ी वक्त है। कोई ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ compete कर रहे होंगे जिनके पास वक्त ना हो, कि ये नहीं है कि मलाला की किसी से कम कुर्बानियाँ हैं या जो उसने काम किया है कि दुनिया के लिए काम कर दिया है, दुनिया की औरतों के लिए काम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी जुर्रत की बात है जिसको कि सारी दुनिया मान रही है कि अगर नहीं मिलेगा तो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं मिलेगा कि कभी तारीख़ में किसी बच्ची को उन्होंने इस किस्म का इनाम नहीं दिया। मेरा अपना ख्याल ये है कि अंदर से जो मेरा दिल कहता है। रईस साहब, इस वक्त पूरी दुनिया ने एक अवार्ड्स की बारिश की हुई है मलाला यूसुफजई पर। यूएन जनरल असम्बली में वो स्पीच करती हैं, सखारोव अवार्ड वो जीतती हैं, एमनेस्टी उनको अपना एलची बनाती है, पजीरा ही है हर तरफ, और वो एक बड़ी उनकी शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हुकाम शायद उनको वो मकाम नहीं दे पा रहे, और वो जो काम लिया जा सकता था पाकिस्तान के इमेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनको सामने लाकर, उसमें शायद हमारी हुकूमत अभी उस तरह से एक्ट नहीं कर रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद तालिबान से खौफजदा है हुकूमत। नहीं, मैं नहीं समझता कि हुकूमत की तरफ से पजीराई नहीं हुई। आप देखें कि मलाला के नाम पे स्कूलों का निज़ाम बनाया गया है, स्कूल बनाए गए हैं, और जो स्कॉलरशिप्स हैं वो रखे गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कौम सारी, हुकूमत हो, सियासी जमातें हों, अवाम हों, सब ये दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको और इज़्ज़त दे। और वो हमारी इज़्ज़त इसीलिए है कि उसने हमारे मुल्क की इज़्ज़त रख ली है कि तनहा एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पे कि दहशतगर्दों ने कब्ज़ा कर लिया था, वहाँ पे आवाज़ उठाना, ख़ुसूसन तालीम के लिए और लड़कियों की तालीम के लिए, कि जहाँ पे जो उनके मुखालिफिन हैं, जो हमारे मुखालिफिन हैं, बच्चियों के स्कूल तबाह कर रहे थे, वहाँ पे आवाज़ उठाना। और तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया की आवाज़ बन गई है, सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ नहीं है। कि हुकूमत को मैं नहीं समझता कि और क्या करना चाहिए। हुकूमत ने हर लिहाज से उसके ख़ानदान का साथ दिया। ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमें अपने वसाइल को सामने रखते हुए हम मज़ीद करेंगे। ये नहीं है कि मलाला के लिए या मलाला के नाम पर इस मुल्क में करने के लिए वक्त ख़त्म हो गया है या ख़यालात या आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं। हम बहुत कुछ करेंगे और हमें बहुत कुछ करना चाहिए। कि आप देखें कि बच्चों के नाम भी मलाला हो रहे हैं, हर लड़की पाकिस्तान की मलाला बनती है, क्योंकि मलाला एक ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि एक आज़ादी, और आज़ादी निस्वां और आज़ादी तालीम या तालीम के हक़ का एक बैनुल-अक़वामी सिंबल बन गई हैं। तो हमें तो फ़ख्र करना चाहिए। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। और रईस साहब, जब तालिबान ने हमला किया मलाले पर तो एक बड़ा बैकलैश आया, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद पब्लिक परसेप्शन उनके ख़िलाफ़ हुआ है। तो फिर ये भी हमने देखा लीडरान की जानिब से बयान आए कि शायद वो अगर हमला ना करते तो मुनासिब था, उन्हें नदामत है, शर्मिंदगी है। लेकिन अब चंद दिन कबल फिर ये एक आया है तालिबान की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से, कि मलाले अगर पाकिस्तान में आई तो हम फिर उस पर हमला करेंगे, वो हमारी अभी भी हिट लिस्ट पर है। देखिए, तालिबान एक चीज़ तो नहीं है, एक गिरोह नहीं है, कई तालिबान गिरोह हैं। सवात के और हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। कोई उठ के इस किस्म का बयान दे देता है, और जिसने भी ये बयान दिया है वो मुनासिब नहीं। कि वो मैंने समझता कि ना उसमें इस्लाम नज़र आता है, ना उसमें इंसानियत नज़र आती है, ना उसमें कि जो बुनियादी इंसानी फितरत नज़र आती है। कि एक बच्ची के पीछे पड़ जाना कि जी हमने आपको ज़बह करना है, कत्ल करना है, शहीद करना है, इसलिए कि तुम तालीम की बात करते हो, वो तो मेरे ख़्याल में उनको ऐसा कहने से और ऐसा करने से जितना नुकसान पहुंचा है गालिबन
किसी और चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचा, कि वो खुदकुशी करने के मुतरादिफ है उनके लिए। इस वक्त जो कौम की सोच है या दुनिया की सोच है वो तो मलाला के साथ है, मलाला जैसी बच्चों के साथ है, औरतों के साथ है, औरतों की आज़ादी के साथ है। और वो लोग जो मलाला की आवाज़ को या औरतों की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मैं नहीं समझता कि अपनी तारीख की, अपनी या इस्लाम की कुजा वो अपनी खिदमत कर रही हैं। ये इस किस्म का बयान अगर आ जाए तो मुझे तो ऐसा मसला खेज लगता है। रईस साहब, मलाले तालीम आम करने की बात करती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम की बात करती है। अगर इस वक्त हम नज़र डालें वफाकी बजट पर और जो सूबाई हुकूमतों के बजट्स हैं, तो उसमें तालीम के लिए कोई इतने फ़ंड्स तो एलोकेट नहीं किए गए जिससे हम ये समझें कि वो जो ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, या उस हवाले से हम सही सिमत जा रहे हैं। देखिए, आप गिलास में जब देखते हैं पानी है कि पानी उसमें ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या वहीं पे खड़ा है। मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक कि तालीम, अमूमी तालीम का ताल्लुक़ है या खुसूसी तौर पर औरतों की तालीम का ताल्लुक़ है, आज से 20 साल पीछे जाएँ, 10 साल पीछे जाएँ या 5 साल पीछे जाएँ, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बच्चियाँ स्कूलों में जा रही हैं। कुछ इलाकों में मसाइल हैं, पंजाब में मुख्तलिफ है, अर्बन एरियाज़ में मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान जहन में रखें कि फास्ट अर्बनाइजिंग सोसाइटी है, कि हमारे शहर बड़े से बड़े हो रहे हैं, छोटे जो देहाती शहर हैं वो भी फैल रहे हैं, जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनको तालीम मिल रही है। कुछ देहातों में मसाइल हैं, मसाइल और किस्म के हैं, गवर्नेंस पुअर है, स्कूल टीचर्स उनकी यूनियन और जो सूबों में और ज़िला की सतह पर जो ज़िली तालीमी इंतज़ामिया है उसमें बेहद करप्शन है। सिंध में है, पंजाब में, हर जगह पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, फाटा में, जहाँ के मलाला जैसी बच्चियाँ तालीम के जेवर से महरूम हैं और तालीम हासिल करना चाहती हैं। जो इस वक्त हमारे पास वसाइल हैं, तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम मौसर तरीके से इस्तेमाल करें तो कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 25% से 40% और बच्चियाँ हम तालीमी निज़ाम में ला सकते हैं और बच्चे भी ला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, टीचर मौजूद हैं, लेकिन टीचर स्कूल नहीं जाते। और वो यूनियन बना के और उनका एक गठजोड़ है जो ज़िला की तालीमी इंतज़ामिया है, इस गठजोड़ को हमारे सियासतदानों को तोड़ना चाहिए, जुर्रत के साथ फैसले करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में लाखों मलालें पैदा हो जाएंगी। ये तालीम, मैं समझता हूँ कि हम आगे जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं हम वहाँ खड़े हुए हैं, हम पीछे जा रहे हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के नहीं कि दुनिया की स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें कि हम आगे जा रहे हैं, आहिस्ता है। दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत तालीम कम है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक ऐसी रफ्तार से जिस रफ्तार से ना हम मुतमैन हैं, ना दुनिया मुतमैन है, ना इत्मीनान होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप को रईस साहब, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मलाला एनजीओ का एजेंडा लेके चल रही है और वेस्ट की ये कंस्पिरेसी है और वो एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, तनकीद का जवाब अब क्या दिया जाए। ये इस किस्म के लोग जब बातें करते हैं तो मेरे जहन में जो एक बात आती है कि ये दिल को ज़रा बड़ा करना चाहिए, सोच को बड़ा करना चाहिए, अपने जहन और नज़र को वुसअत देनी चाहिए। उस वुसअत के साथ अगर आप सोचें तो ये मलाला की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, ये किसी का एजेंडा नहीं है। दुनिया एक जहन में रखें, ये जहाँ पे कि तंग जहनी, तंग नज़री, तंग दिली होती है, वो ये होती है कि नहीं जी कि अगर मगरिब एक मुसलमान बच्ची को इतना इज्जत दे रहा है तो यहाँ कोई साजिश है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये अंदर के उनके खौफ हैं, उन खौफ में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। उनको जहन में रखना चाहिए कि 40 से 60 लाख मुसलमान यूरोप में रहते हैं, इससे कहीं ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं, खुशहाल हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। ये तंगदिली कुछ हमारे माशरे का हिस्सा बन गई है, उससे हमें निकलना चाहिए। तंग दिली और तंग नजरी के अलावा जनाब रसूल बख्श रईस जो ये कह रहे थे कि तंग नजरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, अपने दिलो दिमाग को खोलना चाहिए। अगर अहले मगरब किसी मुसलमान लड़की को उसकी बहादुरी पर उसकी इज्जत और तकरीम करते हैं तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कोई साजिश है। उनका ये कहना था कि 40 से 50 लाख मुसलमान यूरोप में रहते हैं, बड़ी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं
और मलाले की जो जुर्रत है उस पर पूरी दुनिया उसको ताज़ीम दे रही है, उसको इज़्ज़त दे रही है। हमें भी उसी तरीके से उसको डील करना चाहिए। तालीम के मामले पर उनका ये कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि तालीम की ज़्यादा तरक्की के लिए वो इक़दामात नहीं किए जा रहे जो किए जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अगर हम माजी पर नज़र डालें तो आज की सूरत हाल हमें खासी बेहतर नज़र आती है। बहरहाल मलाला यूसुफज़ई को नोबेल प्राइज़ मिलता है या नहीं, चंद घंटों में फैसला हो जाएगा। पूरी कौम मुंतज़र है और इसके लिए दुआ गोगी है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।